हाय फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, जो हमारी बुक समरी चल रही है, द कॉस्मिक कनेक्शन बाय कार्ल सैगन, उसकी 12वीं या 13वीं चैप्टर की है, द मून्स ऑफ बाजू। यहाँ इस चैप्टर में कार्ल सैगन अपने बचपन की इमेजिनेशन, साइंस फिक्शन और प्लेनेटरी साइंस के फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सैगन याद करते हैं कि बचपन में उन्होंने एडगर राइस बोरोस के मास बेस्ड नॉवल पढ़े थे, जैसे कि प्रिंसेस ऑफ मार्स, द वॉरलॉर्ड्स ऑफ मार्स, विया, मेड ऑफ मार्स जैसे टाइटल्स, जो मंगल ग्रह को एक एग्जॉटिक एंशियंट कैनल फिल्ड वर्ल्ड के रूप में दिखाते हैं। ये मास मॉडर्न साइंस के द्वारा रिवील किए गए मंगल ग्रह से बिल्कुल अलग है। बोरोस का मास पर्सिवल लोवेल के मास थियरी पर आधारित है, जिसमें मरते हुए सागर, इरिगेशन कैनाल्स, स्ट्रेंज क्रीचर्स और मल्टी कलर्ड मार्शियंस मौजूद थे। यहाँ पर सेगन ये क्लियर करते हैं कि ये फिक्शनल मास रियल मास बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मार्नियर ने दिखाया था। बोरोस की स्टोरीज में कई बायोलॉजिकल इम्पॉसिबल एजम्पशंस भी थी, जैसे कि पृथ्वी के इंसान और मार्शियंस के बीच में ऑफस्प्रिंग्स होना पॉसिबल है। यहाँ पर सेगन मजाक के साथ बताते हैं कि कैसे बोरोस ने वर्जीनिया से मंगल ग्रह पर पहुंचे एक इंसान और एक मार्शियन प्रिंसेस डेजा थॉरिस के बीच में रिप्रोडक्शन को कैजुअली प्रेजेंट किया। फ्रेंड्स, अब तक आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस स्टोरी की बात हो रही है। अगर आपने जॉन कार्टर नाम की एक मूवी देखी होगी, तो ये वही कहानी है। वो जॉन कार्टर मूवी प्रिंसेस ऑफ मार्स से इंस्पायर्ड है। इस लिटरली इमेजिनेशन का प्रभाव आगे की साइंस फिक्शंस पर भी पड़ा, जैसे हीलियम किंगडम से प्रेरित होकर सुपरमैन का प्लेनेट क्रिप्टन बना। और यहाँ इस ट्रेंड का और आगे मजाक उड़ाते हैं कार्ल सेगन कि शायद फ्यूचर में नियोन, आर्गन या जेनॉन जैसे प्लैनेट्स भी हों। लेकिन बोरोस द्वारा दिया गया नाम यहाँ सेगन के मन में बहुत गहरा जुड़ाव छूट गया। बारसो मास का फिक्शनल मार्शियन में, और उससे भी ज्यादा पावरफुल फ्रेज था द हर्टलिंग मून्स ऑफ बारजू। यही फ्रेज सेगन की लाइफ लॉन्ग क्रियोसिटी का आधार बना। मंगल ग्रह के दो चंद्रमा है, फोबोस और डिमियोस, जो वास्तव में वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सेगन के चाइल्डहुड में उसके उनके पास जानने का कोई तरीका नहीं था कि मार्स की सरफेस से वो चंद्रमा कैसे दिखते होंगे। इस सवाल का जवाब साइंस को 1971 में मार्नियर 9 मिशन से मिला। इसके बाद चैप्टर एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाता है। मंगल ग्रह के दो चंद्रमा का कंसेप्ट सबसे पहले जोहान्स केपलर ने प्रपोज किया, जो प्लेनेटरी मोशंस के लॉज के डिस्कवर थे। केपलर की रीजनिंग साइंटिफिक कम थी और एस्थेटिक ज्यादा थी। गैलीलियो ने जुपिटर के 4 मून की डिस्कवरी की थी, हम सभी को पता है। तो यहाँ पर केपलर ने सोचा कि मार्स अर्थ और जुपिटर के बीच में सिचुएटेड है, तो उसके मून्स की संख्या भी कुछ उसी क्रम में होनी चाहिए। अब चूंकि शुक्र ग्रह के चंद्रमा कितने थे, 0, पृथ्वी पर 1 और जुपिटर के 4, तो बैलेंस बनाने के लिए केपलर ने कहा कि ठीक है, मंगल ग्रह के 2 चांद हो सकते हैं। और रीजनिंग तो बिल्कुल गलत थी, लेकिन केपलर की अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रेस्टीज बहुत अच्छी थी, तो ये आइडिया काफी समय तक चलता रहा लिटरेचर्स में, और साइंस फिक्शन लिखने वालों ने इसको काफी चलाया। इस स्पेकुलेशन का असर वोल्टायर और जोनाथन स्विफ्ट जैसे लेखकों पर भी पड़ा। स्विफ्ट की बुक गुलिवर्स ट्रेवल में लेपुटा के एस्ट्रोनॉमर्स कैजुअली मार्स के दो चंद्रमाओं का जिक्र करते हैं। उनके ऑर्बिटल पीरियड्स और डिस्टेंसेस, दूरियों तक का वे डिस्क्राइब करते हैं। भले ही उस समय का डाटा उनका गलत हो, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत नजदीक भी था। कई लोगों ने स्पेकुलेट किया कि स्विफ्ट को मार्स के मून्स की नॉलेज कहाँ से मिली, कैसे मिली। यहाँ तक भी कहा गया कि स्विफ्ट खुद एक मंगल ग्रह के प्राणी है। लेकिन यहाँ पर सेगन क्लियर करते हैं कि ये आइडिया अल्टीमेटली केपलर की स्पेकुलेशन से ही आया था। मार्स के मून्स की डिस्कवरी एक्चुअल में 1877 में हुई, वॉशिंगटन डीसी के पास एक यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी में हुई थी। वहां वहां पर एस्ट्रोनॉमर एसफ हॉल ने न्यूली बिल्ट लार्ज रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप से मार्स के चंद्रमाओं को खोजने की कोशिश की। कई रातें बिताने के बाद, असंख्य असफल प्रयासों के बाद, वे लगभग उस रिसर्च को छोड़ने वाले थे। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें एनकरेज किया, और उसी
एनकरेजमेंट के कारण होल ने फोबोस और डीमियोस को डिस्कवर किया। कुछ समय उन्हें ऐसा लगा कि मंगल पर 3 चंद्रमा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि फोबोस इतनी तेजी से ऑर्बिट करता था कि वो एक ही रात में अलग-अलग ऑपोजिट एंड पर नजर आता था। हॉल ने उन चंद्रमाओं का नाम ग्रीक माइथोलॉजी के वॉर गॉड एरिस उनके घोड़ों पर दिया, फोबियस और डेमियोस। फोबियस का मतलब फियर और डेमियोस का मतलब टेरर। वैसे तो 1877 से 1971 तक फोबोस और डेमियोस के जो स्टडी थी वो काफी लिमिटेड रही थी, क्योंकि अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप उन चंद्रमाओं को सिर्फ एक डिम पॉइंट की तरह दिखाते थे। 1944 में बीपी शार्पलेस ने ऑब्जर्वेशन एनालिसिस में पाया कि फोबस की ऑर्बिट बहुत धीमे धीमे डिके हो रही है, जिसे सेकुलर एक्सरलेशन कहा जाता है। अब ये अनएक्सपेक्टेड था। वैसे तो पृथ्वी पर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर ड्रैग के कारण अपने ऑर्बिट्स को लूज करते हैं, लेकिन मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि ऐसे इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाना आसान नहीं होगा। 1960 के आसपास सोवियत एस्ट्रोफिजिसिस्ट आई एस स्कोलोबिस्की ने इस मिस्ट्री को एक मतलब एग्जामिन किया। उन्होंने सन इन्फ्लुएंस की बात की, मैग्नेटिक फील्ड्स की बात की, टाइडल इफेक्ट जैसे एक्सप्लेनेशन कंसीडर किए, लेकिन किसी का कोई काम नहीं आया। एटमॉस्फेरिक ड्रैग भी इतना ज्यादा कुछ खास था नहीं। जब तक फोबोस की डेंसिटी बिल्कुल नॉर्मल एज्यूम की गई, तब शेलोविस्की ने एज्यूम किया, एक बड़ा मैं कहूँगा बोल्ड हाइपोथेसिस दिया कि क्या हो कि अगर फोबोस की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम। उन्होंने कैलकुलेट किया कि रिक्वायर्ड डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी के 1000 वहां हिस्सा होना चाहिए, तब वो जो उसका मोशन है वो समझ में आता है, जो किसी नेचुरल सब्सटेंस के लिए पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब फोबोस को अंदर से खोखला होना चाहिए, और एक होलो ऑब्जेक्ट 10 मील से ज्यादा नेचुरली नहीं बन सकता, कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए सलोविस्की ने कंक्लूड किया कि फोबोस एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जिसे कि पुरानी मंगल ग्रह की सिविलाइजेशन ने बनाया और लॉन्च किया। अब चूंकि ये सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, तो अब कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रही है। अब ये आइडिया बहुत ही सेंसेशनल था, और इसके 3 कंपीटिंग हाइपोथेसिस सामने आए। पहला तो यही कि फोबोस और डिमियोस आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, या फिर दूसरा ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा रियलिस्टिक लगता है कि वे एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूमते हुए मंगल ग्रह के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी तरह से कैप्चर हो गए। तीसरा कि वे मार्स की फॉर्मेशन के डिब्रीज हैं। इनमें से शेलोविस्की की हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा ड्रामेटिक, सबसे ज्यादा ध्यान उसी ने खींचा। बाद में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जी ए विल्किंस ने ऑर्बिट डाटा को री एनालाइज किया और कहा कि सेकुलर एक्सेलरेशन शायद एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सर्टेनिटी नहीं थी। 1971 में मार्शियन 9 मिशन ने इस मिस्ट्री को रिजर्व करने का एक मौका बनाया। इनिशियली जब ये लॉन्च चल रहा था मार्शियन मार्नियर 9 का, सॉरी, तो मिशन का फोकस मार्स की सरफेस था, चंद्रमा नहीं था। तो काफी कंट्रोवर्सीज हुई। सेगन ने खुद प्रपोज किया कि नहीं, हमें एक बार उनके चंद्रमाओं को देखना चाहिए। काफी लॉजिक्स भी दिए गए। तो नासा की ब्यूरोक्रेसी ने सेगन के फोबोस और डिमियस ऑब्जर्वेशन को प्रपोज को इनिशियली रिजेक्ट करते रहे, लेकिन मिशन प्लान में मून्स का मेंशन था ही नहीं, इसलिए ऑब्जर्वेशन अलाउड भी नहीं था। लेकिन यहाँ सेगन बार बार एक लॉजिक लेकर गए कि अगर कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि जो मंगल ग्रह के चंद्रमा है वे कैप्चर्ड एस्ट्रॉयड है, तो उनका स्टडी एस्ट्रॉयड बेल्ट मिशन स्टडी जितना ही वैल्यूएबल होगा, और वो भी फ्री में। एक मिशन के साथ आप 2 मिशन स्टडी कर लोगे। फाइनली एक लिमिटेड अप्रूवल मिल गया। जब मार्नियर 9 मास वहां मंगल ग्रह पर पहुंचा, तो पूरा प्लेनेट एक आंधी से कवर्ड था उस समय पर वहां पर सरफेस। तो मंगल ग्रह पर ज्यादा देखने कुछ था नहीं। तो सडनली फोबोस और डिमियस देखने में नासा को ज्यादा इंटरेस्ट आया। वाइड एंगल इमेजेस से चंद्रमा, मतलब फोबोस और डिमियस की और मून्स की ऑर्बिट्स को फिक्स किया गया। रिवोल्यूशन पर फोबोस की फर्स्ट क्लोज इमेजेस मिली, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लरी थी। सेगन और जोसेफ
वेवरेका ने कंप्यूटर एनहेंचमेंट से डिटेल्स निकालने की कोशिश की। इनिशियली फोबोस के क्रेटर्स के सेंटर में ब्राइट स्पॉट्स दिखाई दिए, जो ऐसा लगा कि यहाँ से हो सकता है अंदर जाने का रास्ता हो। होलो जो होलो एस्ट्रॉइड वाली थ्योरी वहां पर दोबारा एक बार को लगी, लेकिन बाद में एरर रिमूवल से वो गायब हो गया। रिवोल्यूशन 34 पर इवन क्लोजर इमेजेस मिली। एनएच फोटोज से साफ हो गया कि फोबोस आर्टिफिशियल नहीं है, वो इरेगुलर है, हेविली क्रेटेड है, मतलब बम्बार्डमेंट हुई है उसे पास्ट में, या मतलब आलू की शेप वाला परफेक्ट वो स्फीयर भी नहीं। इतनी क्रेटरिंग तभी पॉसिबल है जब ये जो ऑब्जेक्ट फोबियस है कम से कम कुछ अरब साल पुराना हो। डिमियोस भी सेम नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता था। तो शेलोविस्की की हाइपोथेसिस फाइनली यहाँ पर फिनिश हो चुकी थी। फोबोस और डेमियोस नेचुरल ऑब्जेक्ट थे, डार्क रॉकी डिब्रीज लाइक फ्रेगमेंट्स थे। वे सोलर सिस्टम के सबसे डार्केस्ट ऑब्जेक्ट्स में से और थिन डस्ट लेयर से कवर्ड भी हैं। उनके क्रेटर्स की इरोजन हिस्ट्री को समझने में कैलिब्रेशन टूल की तरह काम करते रहे। यहाँ पर सेगन फिर से इमेजिटिव होने लगे हैं, लेकिन साइंटिफिक ग्राउंडेड स्पेकुलेशन वहां पर करते हैं। कहते हैं कि अगर मतलब सेगन यहाँ इमेजिन करते हैं कि फेबस पर खड़े होना कैसा एक्सपीरियंस करेगा। सबसे पहला तो खुद मार्स, जो लगभग फोबोस से देखने पर उसका आधा आसमान पूरी तरह से भर देगा, और वहां की फोबोस की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी के 1000 गुना कम होगी। जो आदमी पृथ्वी पर 2 फुट जंप कर सकता है, तो फोबोस पर वो जंप आधे मील जितनी ऊंची हो जाएगी। और वहां पर बेसबॉल जैसा गेम तो शायद पॉसिबल ही ना हो। बॉल एक बार ऑर्बिट में चला गया तो घंटों के बाद वापस आएगा। लेकिन ये फैंटेसी स्पेस एक्सप्लोरेशन का जस्टिफिकेशन नहीं है। असली वैल्यू साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में है। फ्यूचर में फोबोस पर ऑब्जर्वेटरीज और इवेंचुअली इंसान होंगे। और चैप्टर का अंत फिर इमेजिनेशन से जुड़ता है कि मंगल से फोबोस और डिमियोस कैसे दिखते होंगे। फोबोस हमारे चंद्रमा से आधे साइज का दिखता होगा। डिमियोस पूर्व से उगता होगा, जैसे हमारा चंद्रमा भी पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाकर सेट हो जाता है, अस्त हो जाता है। लेकिन वहां फोबोस के साथ दूसरी प्रॉब्लम है। चूंकि उसका ऑर्बिटल पीरियड मार्स के रोटेशन से थोड़ा छोटा है, तो वहां पर फोबोस वेस्ट से उगता हुआ, मतलब पश्चिम से उगता हुआ नजर आएगा और ईस्ट में जाकर अस्त होता होगा। पोलर रीजन से तो फोबोस इनविजिबल ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरा एक छोटा सा प्रयास इस चैप्टर को थोड़ा समराइज करने का। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।